तो चलिए शुरू करते हैं घटना चक्र के भारतीय राज्य व्यवस्था के पूर्वावलोकन के अगले अध्याय में राष्ट्रीय प्रतीक का अध्ययन करेंगे। तो आइए इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। डॉक्टर राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया कि भगवा या केसरिया रंग त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। हमारे झंडे के मध्य में सफ़ेद रंग हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। हरा रंग मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है, जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित होता है। सफ़ेद रंग के मध्य में अशोक चक्र धर्म के राज का प्रतीक है। चक्र प्रगति का प्रतीक है, जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों में विभाजित आयताकार है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ऊपरी रंग गहरा केसरिया साहस का प्रदर्शन, बीच में श्वेत शांति और सच्चाई का प्रदर्शन और सबसे नीचे हरी पट्टी उर्वरता तथा समृद्धि का प्रदर्शन है। ध्वज के बीच की पट्टी में एक नीला चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। इसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। यह न्याय का प्रतीक है। पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत किया गया। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रगान जनगण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगित किया गया था। इसके गायन की अवधि 52 सेकंड है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि नामक पुस्तक से लिया गया है। वंदे मातरम वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसे 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। 22 मार्च 1957 को इसे अपनाया गया। चैत्र माह से इसकी शुरुआत होती है। अंतिम महीना फाल्गुन का होता है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है। सामान्यतः चैत्र माह की शुरुआत 22 मार्च को, जबकि लीप वर्ष में 21 मार्च को होती है। गंगा की डॉल्फिन वैज्ञानिक नाम, जिसका प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय मोर वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेस्टस। राष्ट्रीय पक्षी बाघ पैंथरा टाइग्रस को भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी व गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। कमल राष्ट्रीय पुष्प है। आम राष्ट्रीय फल, बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार इस संदर्भ में हालांकि कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। तो आइए इस बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। तो हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा। 1950 में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। इसके गायन की अवधि कितने सेकंड है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन होगा 52 सेकंड। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बलम कब से अंगीकृत किया गया था? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा 26 जनवरी 1950। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा 22 जुलाई 1947। भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक में 22 जुलाई 1947 को भारत का
राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। इसमें 24 तिलियां हैं, अनुपात 3:2 है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। इसमें 21 तिलियां हैं, इसका अनुपात 3:4 है। तो इसमें हमारा पहला कथन सही है, शेष कथन गलत है, क्योंकि इसमें 24 तिलियां तथा अनुपात 3:2 है। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, 22 जुलाई 1947 को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, 22 जुलाई 1947 को। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है, जिसे पैंथरा टाइग्रस इसका वैज्ञानिक नाम है। 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, कमल। इसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसिफेरा है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन होगा, मोर। वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस। अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो चक्र न्याय का प्रतीक है, बी ऑप्शन सही होगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की संख्या यानी तीलियों की संख्या कितनी है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, 24। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन, राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो इसमें कोई भी कथन सही नहीं है, क्योंकि पंचांग शक संवत पर आधारित है और इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। तो घटना चक्र के हम राज्य व्यवस्था के अगले चैप्टर में प्रवेश करते हैं, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। इस चैप्टर में हम राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित पूर्व में आए हुए क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, भारत तथा इंडिया। संविधान में हमारे राष्ट्र का नाम दो नाम भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 के एक उल्लेख करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, राज्यों का यूनियन। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन का अधिकार यह शक्ति भारतीय संसद में निहित है। जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। नए राज्य की गठन की शक्ति निहित है, तो इस संसद में निहित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है? इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, संसद। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालकीय शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो ये भी संसद को है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, ये सही है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा, ये भी सही है। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा, ये गलत है। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं किया कर दिया गया है जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन गलत है, बाकी कथन सही हैं।
आइए व्याख्या देखते हैं। नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, साधारण बहुमत। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। कथन भारत संघ नहीं है, कथन गलत है। बी किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम तथा उसकी सहमति के बिना परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है, ये सही है। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ये गलत है किंतु आर सही है। संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ है। किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने हेतु राज्य के विधानमंडल का विचार प्रकट करना अनुच्छेद 3 के परंतु के तहत अपेक्षित है, किंतु इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं है, अतः संसद बिना राज्यों की सहमति के भी ऐसा कर सकती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है, तो इसमें राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। आर्टिकल 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमा बदलने, नए राज्य का निर्माण करने अथवा उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है, राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत संभव है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, उनकी क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार भारतीय संसद में विधि के निर्माण द्वारा निहित है, जबकि अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। अगले प्रश्न को देखिए। दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। यस्केधर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो इसमें हमारे तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। आइए व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का अर्थ है कि संघ राज्य। समझौतों का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से विलग होने का अधिकार नहीं है। यस्केधर आयोग 1948 ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। सुविधा को वर्ष 1948 में गठित पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की कमेटी यानी JVP कमेटी ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी संस्तुतियों में राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार को अस्वीकृत किया था। अगला प्रश्न, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी।
तो ये कथन गलत है, तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा। संविधान में राज्यों के संघ की स्थापना की गई है, जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघ ही संसद ही संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है, उनके क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है, अथवा राज्य या राज्यों के भाग मिलाकर अलग कर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। किंतु संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से पृथक होने का अधिकार या कर सकने का अधिकार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 1 क के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का मूल अधिकार प्राप्त है, परंतु इस अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुत्व, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्त निर्बंधन राज्यविद द्वारा आरोपित कर सकता है। इस प्रकार भारत से अलग होने की वकालत करना भी संबंधित विक के तहत अपराध माना जा सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो इसमें ये ऑप्शन हमारा सही होगा, 14 राज्य और 6 संघ राज्य। व्याख्या देख लेते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिशों के आधार पर 1956 में 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र स्थापित किए गए। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित 1 अक्टूबर 1953 में प्रथम राज्य है। अगला प्रश्न, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा, 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो इसमें वर्तमान समय के अनुरूप डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्नकाल के दौरान संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार भारत में 28 राज्य व 7 संघ राज्य क्षेत्र थे। 2 जून 2014 को तेलंगाना के गठन के पश्चात 29 राज्य, 7 संघ राज्य क्षेत्र हो गए। पुनः जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र घोषित किए जाने के उपरांत 28 राज्य व 9 संघ राज्य क्षेत्र हो गए। तत्पश्चात दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के एकीकरण के पश्चात राज्य क्षेत्रों की संख्या 26 जनवरी 2020 से 8 हो गई। इस प्रकार वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 संघ शासित प्रदेश हैं। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत में राज्यों की संख्या होगी, तो तेलंगाना के बनने के बाद 29 हो गई थी, लेकिन वर्तमान में इस समय 28 पुनः हो गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान समय में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 है। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, गोवा। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला है? इसमें हमारा कोई ऑप्शन मेल नहीं खाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम नहीं बदला गया था, लेकिन 2014 को यह तेलंगाना की राजधानी बन गई। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, 69वें संविधान संशोधन द्वारा 1991 में। संविधान के अनुच्छेद 239 का के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा दिया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 240(1) का अंडमान निकोबार द्वीप, ख
लक्षद्वीप, ग दमन और दीव, घ पुडुचेरी। घ गलत है। ये इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के अनुसार राष्ट्रपति 240(1) के तहत अंडमान निकोबार द्वीप, 240(1) के अनुसार लक्षद्वीप, 240(1) के अनुसार दादरा तथा नागर हवेली, 240(1) के अनुसार दमन और दीव, 240(अंग) के अनुसार पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की शांति, प्रगति, सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा। वर्तमान में दादरा तथा नगर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 240(1) के तहत दादर तथा नगर हवेली तथा दमन और दीव को स्थापित किया गया है। 240(1) को विलोपित कर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। सही है। दीव खंबात की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ खंबात में एक टापू है, ये भी सही है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, ये भी सही है। डी दादरा और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन काल के अंतर्गत आते थे, ये कथन हमारा गलत है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। दादरा और नगर हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे, ना कि फ्रांसीसी। अगले प्रश्न को देखते हैं। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है। 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त यानी एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम 22वां पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन सही होगा, 36वें संविधान संशोधन द्वारा। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके। इनमें से कोई नहीं, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है। अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, चौथा पहला, तीसरा दूसरा, यानी हरियाणा, फिर उसके बाद गोवा, उसके बाद झारखंड, उसके बाद तेलंगाना। तो आइए इसकी व्याख्या देखते रहते हैं। गोवा 30 मई 1987, तेलंगाना 2 जून 2014, झारखंड 15 नवंबर 2000, हरियाणा 1 नवंबर 1966। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाइए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, 4, 2, 1 और 3, यानी सबसे पहले सिक्किम की स्थापना, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसमें सभी राज्यों का दे दिया गया है। आंध्र प्रदेश की स्थापना सबसे पहले 1 अक्टूबर 1953 को, फिर राजस्थान 1 नवंबर 1956, महाराष्ट्र 1 मई 1960 को, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मेघालय 21 जनवरी 1972, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 में हुई थी। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम क्या है?
इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई, ये ऑप्शन सही होगा। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई, तो इसमें भी हमारा बी ऑप्शन सही होगा, वर्ष 2000 में, 9 नवंबर 2000 उत्तराखंड की स्थापना। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ, इन्हें उनके गठन के आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए तथा अपना उत्तर दिए गए कोड की सहायता से चुनिए। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर मेघालय, फिर सिक्किम। दिए गए कोड की सहायता से राज्यों को बनाने के सही कालानुक्रम को आरोही क्रम में विकसित तो इसकी व्याख्या हो जाएगी पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश, फिर 1966 में हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई, फिर सिक्किम की स्थापना हुई। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम क्या है, तो सबसे पहले नागालैंड की स्थापना हुई, फिर मेघालय की, फिर सिक्किम की, फिर अरुणाचल प्रदेश की। तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा। राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम है, तो इसमें सबसे पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान की स्थापना हुई। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसमें हम नागालैंड की स्थापना सबसे पहले 1962 में, झारखंड की 2000 में, तेलंगाना की 2014 में और सिक्किम की 1975 में हुई थी। तो इसमें हमारा इस प्रकार ऑप्शन कोई मेल नहीं खा रहा है, क्योंकि विकल्प 1962 में दिए गए हैं, जबकि नागालैंड की स्थापना सन 1963 में 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, हिमाचल प्रदेश की। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आया था उसमें स्टेट शब्द दिया गया था, इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं माना है। यदि राज्य का आधार प्रोविंस लिया जाए तो वर्ष 1948 में गठित राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। पश्चिम बंगाल 15 अगस्त 1947, असम 15 अगस्त 1947, पंजाब 15 अगस्त 1947, हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, तो ये गलत है, मैसूर का नया नाम कर्नाटक है। गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया, ये भी सही है। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, ये सही है। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, ये भी सही है। मैसूर राज्य 1973 के द्वारा मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक किया गया। गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को अलग किया गया। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बम्बई राज्य को गुजरात व महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के द्वारा हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र को 25 जनवरी 1971 को राज्य का दर्जा दिया गया। हिमाचल प्रदेश 1 नवंबर 1956 को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो इसमें हम कोई विकल्प सही नहीं है, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। अन्य 2 सदस्य हृदयनाथ कुंजरू एवं क्योम पडिक्कर थे। इसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को सौंपी। अगले प्रश्न को देखते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था, तो सी ऑप्शन सही होगा, 1956 में।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन 1953 में हुआ। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन सही है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, 1953 में। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, 1956। निम्न में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही है, बिहार। अब तक कुल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा यानी एससीएस प्रदान किया गया। इसमें 8 राज्य पूर्वोत्तर भारत से, जबकि 3 हिमालयी क्षेत्र से। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में से हैं। पूर्वोत्तर के 8 राज्य मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम शामिल हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो इसमें हमारे दोनों कथन सही हैं। व्याख्या देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन 1920 में नागपुर में बी राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ। इसी अधिवेशन के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। भारत की आज़ादी के बाद वर्ष 1948 में संविधान सभा ने एस के धर की नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर प्राप्त प्रांतों के गठन को नकार दिया। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा इस आयोग की संस्तुतियों पर विचार हेतु JL नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया 3 सदस्यीय JPB समिति का गठन किया गया, जिसने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन को मांग को अस्वीकार कर दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले अध्याय में हम नागरिकता से संबंधित बनने वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।